हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आरएम सीरीज। तो देखिए, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने वॉइड एग्रीमेंट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, और इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं, जैसे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हो गया, ऑफर टू परफॉर्म यानी कि टेंडर हो गया। तो ये दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो ये देखते हैं परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट में हमारी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही हैं। भाई, जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो हमारे पास में दो चीजें होती हैं, राइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देती हैं तो उसको बोला जाता है दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर दिया। यानी परफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ? परफॉर्म करने का मतलब हुआ अपनी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाना, आपने जो भी प्रॉमिस किया था उसको पूरा कर देना। देखिए, तो देखते हैं परफॉर्मेंस। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। Performance of contract means the fulfillment of the obligations undertaken by the parties in the contract within the time and manner prescribed। तो जो तरीका और जो टाइम कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया था, अगर सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर दिया है तो फिर उसको बोला जाता है आपने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर दिया। तो व्हेन बोथ पार्टीज परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। और जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देती हैं तो ये बोला जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अब कंप्लीट हो गया, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बचा नहीं है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं बचा। डिस्चार्ज कई सारे तरीकों से होता है, जैसे डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस हो गया, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट हो गया, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहां पर इसको बोला गया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, क्योंकि जब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर ली है तो वहां पर परफॉर्मेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो इस वजह से इसको बोला जाएगा डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जांपल एक बार देख लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट एंड बी अग्रीज टू पे ऑन अ डिलीवरी, व्हेन ए डिलीवर्स एंड बी पेज, कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म। ए ने गुड्स दे दिए, बी ने पेमेंट दे दी, दोनों ने अपने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर दिया, अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर दिया। तो यहां पर बोला जाएगा कि दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट वहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब परफॉर्मेंस होती कितने तरीके की है? तो परफॉर्मेंस बेटा दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब जैसा हमने कहा है वैसा हमने कर दिया, जिस तरीके से हमने कहा है उसी तरीके से हमने परफॉर्म किया, तो उसको बोला जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को तीन नामों से जानते हैं: अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म और टेंडर। ये तीनों में से किसी भी तरह से पूछा जाए आंसर सेम ही होता है, ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने परफॉर्म करने की कोशिश तो करी लेकिन सामने वाले ने मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला कि भाई मैं आपको 20 जनवरी 2026 को 50,000 रुपए देने का प्रॉमिस करता हूं। ठीक। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 20 तारीख को 50,000 रुपए देने के लिए बोला कि सर बताइए मुझे 50,000 रुपए देने थे आपको, मैं कहां पर आ जाऊं ताकि मैं आपको पैसे दे दूं। अब मिस्टर बी ने बोला कि यार अभी तो मैं शहर में नहीं हूं या मैं देश में नहीं हूं, मैं कहीं बाहर गया हुआ हूं, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं तुमसे मांग कर लूंगा। तो अब देखो, इन्होंने 20 तारीख को देने का प्रॉमिस किया था तो इन्होंने 20 तारीख को अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी पैसे देने की, लेकिन मिस्टर बी ने पैसे लिए ही नहीं। तो यहां पर क्या बोला जाएगा? मिस्टर ए ने तो परफॉर्म करने की कोशिश करी, मिस्टर ए ने तो टेंडर किया, लेकिन बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है, एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है टेंडर। तो देखते हैं एक बार एक्चुअल परफॉर्मेंस। When both parties actually perform their respective obligations, the contract comes to an end। कॉन्ट्रैक्ट वहां पर खत्म हो जाएगा। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस यानी कि टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, when the promiser offers to perform his obligation but the promisee refuses to accept it, तो बेटा यहां पर भी वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाता है। अब देखिए, हु मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करेगा कौन? कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करेगा कौन? सबसे पहले तो जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वही परफॉर्म करेंगी। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के केस में थर्ड पार्टी तो
इन्वॉल्व हो नहीं सकती। तो जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है वो परफॉर्म करेगी, या उनका कोई ऑथराइज्ड एजेंट है वो भी परफॉर्म कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ एक्चुअल पार्टीज और हिज और हर प्रिंसिपल, राइट। तीसरा, अगर स्पेशल स्किल्स या नॉलेज, पर्सनल स्किल्स और नॉलेज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी और प्रॉमिसर की डेथ हो गई, तो उसके बाद में लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेड्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो जो कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज होंगे वो परफॉर्म करेंगे, उनका कोई ऑथराइज एजेंट है वो भी परफॉर्म कर सकता है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और या लीगल हायर्स वो कब परफॉर्म करेंगे? वो तब परफॉर्म करेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट के केस में कोई भी पर्सनल स्किल्स या पर्सनल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वहां पर लीगल हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, डिस्कस करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ, व्हेन पर्सनल स्किल, क्वालिफिकेशन और कॉन्फिडेंस आर रिक्वायर्ड, अ सिंगर अग्रीज टू सिंग एट बीस कॉन्सर्ट मस्ट परफॉर्म हिमसेल्फ। बिल्कुल, जहां पर पर्सनल स्किल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे एक लॉयर है, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपका केस लड़ूंगा, तो ऑब्वियसली कि अब लॉयर है तो लॉ की नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वही परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा और कौन परफॉर्म करेगा? डॉक्टर है, डॉक्टर ने इलाज करने का प्रॉमिस किया, तो भाई डॉक्टर ही इलाज करेगा, उसका कोई बेटा तो इलाज करेगा नहीं। तो उसी तरीके से अगर कहीं पर पर्सनल स्किल्स, क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर पार्टी खुद से परफॉर्म करेगी। बाय एजेंट, अगर पर्सनल परफॉर्मेंस एसेंशियल नहीं है, पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एजेंट के थ्रू भी परफॉर्म किया जा सकता है। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स, ही मे सेंड गुड्स थ्रू हिज एजेंट। डन है। बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसको पहले थोड़ा सा समझ लो। देखो, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या जो लीगल हायर्स होते हैं, ये कब परफॉर्म करते हैं? तो सबसे पहले तो जब पर्सनल स्किल्स और नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, प्रॉमिसर की डेथ हो गई है, प्रॉमिसर की डेथ हो गई, यानी जिसने प्रॉमिस किया था उसकी डेथ हो गई है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस प्रॉमिस में किसी भी तरीके की पर्सनल स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर्स परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जाननी जरूरी है, लीगल हायर्स और लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर पैसों को देने का प्रॉमिस था, अगर पैसों को देने का प्रॉमिस था, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर्स तभी परफॉर्म करेंगे जब प्रॉमिसर की डेथ के बाद में इन लोगों को कोई प्रॉपर्टी मिल रही होगी, और अगर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो ये लोग लायबल नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल दे करके समझते हैं। जैसे सपोज करिए मिस्टर ए हैं, ठीक, इन्होंने बी को प्रॉमिस किया कि भाई ये 20 जनवरी को 50,000 रुपए देंगे, ठीक। अब अचानक से 5 जनवरी को मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब इनकी तो डेथ हो गई है, प्रॉमिस तो किया हुआ है, अब 20 तारीख को बी पैसों की डिमांड किससे करेगा? अब मान लीजिए ए का कोई बेटा है, तो लीगल हायर हो गया। अब ए का कोई बेटा है, तो क्या मिस्टर बी इनके बेटे से वो पैसे रिकवर कर सकते हैं? क्या इनका बेटा मिस्टर बी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो पहली बात तो ये समझिए, अगर मिस्टर ए की डेथ के बाद में इनके बेटे को 50,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी मिली, 50,000 रुपए तक की प्रॉपर्टी मिली, तो बिल्कुल मिस्टर बी इनके बेटे से ये पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रही है, मिस्टर ए ऑलरेडी खुद काफ़ी सारे लोन थे इनके ऊपर, इनके पास खुद ही कुछ पैसे नहीं थे, तो इनका बेटा कहाँ से भरेगा? तो अब अगर मिस्टर ए से इनके बेटे को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो फिर उस सिचुएशन में बी इनके बेटे से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता है। इनके बेटे को यानी कि लीगल हायर को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलनी ज़रूरी है, जितने की प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर यहाँ पर मैंने 50,000 लिखा है कि अगर 25,000 की प्रॉपर्टी मिल रही होती, तो मिस्टर बी इनके बेटे से केवल 25,000 रुपये रिकवर कर सकते थे। तो जितनी प्रॉपर्टी मिल रही होगी उतने अमाउंट के लिए मिस्टर बी इनके बेटे को लायबल करा सकते हैं। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। तो देखते हैं एक बार, ठीक है। इफ प्रोमिसर डाइज बिफोर परफॉर्मेंस, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म इफ इट इज नॉट पर्सनल इन नेचर,
एक कॉन्ट्रैक्ट टू पे 5,000 हिज लीगल हायर्स आर बाउंड टू पे, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन याद रखिएगा जो मैंने एग्जांपल में बताई, ये रिवीजन के लिए है बेटा, समराइज नोट्स है, इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, लेकिन जैसे जैसे पॉइंट्स आते रहेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, लेकिन याद रखना आपका काम है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो होम परफॉर्मेंस मस्ट बी मेड, तो अब देखो किसको परफॉर्म किया जाएगा, अभी हम लोगों ने क्या बोला कौन परफॉर्म कर सकता है, अब किसको परफॉर्म किया जाएगा। अगर प्रोमिसी इज अलाइव, अगर प्रोमिसी अलाइव है तो प्रोमिसी को या उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को परफॉर्म किया जाएगा। अगर प्रोमिसी की डेथ हो गई है तो सेम वही उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म किया जाएगा। और अगर जॉइंट प्रॉमिस का केस है तो किसी भी प्रोमिसी को परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि ए बी सी, अगर हमने तीनों को एक साथ प्रॉमिस किया हुआ है तो हम चाहे ए को परफॉर्म करें, चाहे बी को परफॉर्म करें, चाहे सी को परफॉर्म करें, वो तीनों के लिए परफॉर्मेंस मानी जाएगी। आगे देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल, सेक्शन 38 है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब अगर बाई चांस मैंने ऑफर टू परफॉर्म किया, मैंने परफॉर्म करने की कोशिश करी, लेकिन सामने वाले ने मेरे ऑफर को रिफ्यूज कर दिया, तो फिर उस केस में क्या है, अगर मैंने प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करी है, 100% प्रॉमिस को परफॉर्म करने की कोशिश करी है, और प्रॉमिसी ने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, यानी मेरी परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर दिया बेसिकली, तो वहां पर क्या होगा, फिर वहां पर मेरी कोई भी लीगल ड्यूटी नहीं बनती है प्रॉमिसी के लिए। देखिए एक बार, इफ अ वैलिड टेंडर यानी लॉफुल ऑफर टू परफॉर्म इज मेड एंड रिफ्यूज, प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एंड रिटेन हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रोमिसर अपने अधिकारों को तो इन्फोर्स करा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। लेकिन बस कंडीशन ये है कि बेटा टेंडर यानी कि ऑफर टू परफॉर्म ये वैलिड होना चाहिए। अब कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर ये सारी चीजें हैं तभी टेंडर को वैलिड माना जाएगा, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले, और जो टेंडर है वो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी आप परफॉर्म करने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन आपको साथ में कोई कंडीशन नहीं लगानी है। जैसे मैंने पैसे देने का प्रॉमिस किया, अब मैं कह रहा हूं भाई एक काम कर, पैसे तो मैं दे दूंगा, तू आ करके पैसे ले जा, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी ना कि भाई पैसे मैं तभी दूंगा जब तुम आ करके लोगे, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी, इसको वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा। तो जो आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो, परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरा, मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, ऐसा नहीं है कि रात में 12 बजे जंगल में बुला करके उसको पैसे देने के लिए आप बात कर रहे हो ना, तो प्रॉपर टाइम में होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए। तीसरा, मस्ट बी होल ऑब्लिगेशन, अगर पैसे का लेन देन है या गुड्स की डिलीवरी का प्रॉमिस है तो 100% आप पूरा एफर्ट्स मतलब पूरे ऑब्लिगेशन के लिए जाओगे। यानी कि मैंने आपको अगर बोला है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, अब मैं आपको 30,000 रुपए देने का ऑफर कर रहा हूं, तो क्या इसको वैलिड टेंडर माना जाएगा? नहीं। जो भी आप ऑफर टू परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप टेंडर कर रहे हो, वो होल ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा, भाई अगर गुड्स की डिलीवरी की बात है, ठीक है, अब आपने कहा कि मैं 20 तारीख को आपके घर पर 500 किलो राइस पहुंचा दूंगा, अब 20 तारीख को रात में 11:55 पे 500 केजी राइस लेकर के खड़े हो गए। अब कह रहे हैं भैया देखो मैंने 20 तारीख का प्रॉमिस किया था, 20 तारीख आने में भी 5 मिनट बाकी हैं, चेक कर लो। अब बेचारा वो 5 मिनट में कैसे इतनी रात में चेक करेगा? नहीं, ये प्रॉपर टेंडर नहीं है। तो प्रॉमिसी के पास में इतना टाइम होना चाहिए कि वो गुड्स का इंस्पेक्शन कर सकता हो, ठीक है। आगे देखो, मस्ट बी मेड टू द प्रॉपर पर्सन, अब जो आप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो वो प्रॉमिसी को या उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को ही करोगे, किसी दूसरे को किसी तीसरे को बीच में लाना वो वैलिड टेंडर नहीं कहलाएगा। तो प्रॉपर पर्सन को ही टेंडर करना चाहिए। तो ये थी कंडीशंस फॉर अ वैलिड टेंडर। अब देखो, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, अब अगर कोई भी पार्टी प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर देती है तो हम क्या करेंगे भाई? अगर आपने अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने से मना कर दिया तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराएंगे, और अगर हमें कोई भी नुकसान हुआ है तो हम कॉम्पनसेशन के लिए जा सकते हैं। देखिए, इफ अ पार्टी रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द अदर पार्टी में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। एक सेकंड में पानी पी लूं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। A contract to deliver 100 bags of rice to B in installment. Okay. After delivering 20, he refuses to deliver more. B may cancel the contract and claim damages. उसने 100 bags को इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करने का प्रॉमिस किया, उसने केवल BC डिलीवर किए, आगे डिलीवर करने से उसने मना कर दिया। तो अब यहाँ पर B क्या करेगा, B कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करा सकता है और साथ में कॉम्पनसेशन के लिए भी जा सकता है। अब आगे देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इस चैप्टर में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। तो जैसे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मैंने नाम लिया, टेंडर का मैंने नाम लिया, उसी में ये भी एक आता है, परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसेस। इसको पहले समझ लेते हैं, एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ज्वाइंट प्रॉमिस, अब देखो पहले तो देखते हैं ज्वाइंट प्रॉमिस का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने और मिस्टर सी ने मिल करके डी से 60,000 रुपए लिए, 60,000 रुपए लिए, ठीक। तो अब ए बी सी ये क्या हो गए, ये हो गए ज्वाइंट प्रॉमिसर। डी क्या हो गए, डी हो गए, सॉरी, डी हो गए प्रॉमिसी, ठीक। ये हो गए ज्वाइंट प्रॉमिसर और डी हो गए प्रॉमिसी। अब देखो यहां पर समझिएगा ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में होता क्या है। सबसे पहले तो अगर किसी एक की डेथ हो गई, अगर किसी एक की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, दूसरे की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तीसरे की डेथ हो गई तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अब ये लोग ज्वाइंट प्रॉमिसर थे, तो ज्वाइंट प्रॉमिसर में क्या होता है कि मिल करके परफॉर्मेंस करी जाती है। यानी कि इन तीन लोगों ने मिल करके डी से 60,000 रुपये लिए, तो यानी 20,000 रुपये इसकी लाइबिलिटी, 20,000 रुपये इसकी लाइबिलिटी, 20,000 रुपये इसकी लाइबिलिटी। अब सी की डेथ हो गई, सी की डेथ के केस में क्या होगा, ए परफॉर्म करेगा, बी परफॉर्म करेगा और सी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो परफॉर्म करेगा। अगर बी की भी डेथ हो जाती तो ए, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके परफॉर्म करते। अगर ए की भी डेथ हो जाती तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके परफॉर्म करते, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ज्वाइंट प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, जहां पर कुछ लोग मिल करके किसी एक पर्सन को प्रॉमिस करते हैं तो उसको बोला जाता है ज्वाइंट प्रॉमिस। ज्वाइंट प्रॉमिसर के केस में ज्वाइंट प्रॉमिसर होते हैं और प्रॉमिसी होता है। ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में अगर एक प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी सर्वाइवल पार्टीज के साथ में मिल करके अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। अगर सारे प्रॉमिसर्स की डेथ हो गई तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल करके परफॉर्म करेंगे। इसके और भी रूल्स हैं, उसको देखते हैं अभी आगे। देखिए परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर, देखिए व्हेन टू और मोर पर्सन मेक्स अ ज्वाइंट प्रॉमिस, सेक्शन 42, ऑल ज्वाइंट प्रॉमिसर मस्ट ज्वाइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस। तो जैसा कि मैंने बताया जितने भी ज्वाइंट प्रॉमिसर हैं वो लोग मिल करके परफॉर्म करेंगे। इफ वन डाइज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म विद द सर्वाइविंग प्रॉमिसर। तो अगर किसी भी प्रॉमिसर की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी सर्वाइवल प्रॉमिसर के साथ में मिल करके परफॉर्म करेगा। अब देखो लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर क्या होता है। लायबिलिटी ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिसर के केस में हर एक प्रॉमिसर अलग अलग और ज्वाइंटली लायबल होगा। जैसे अब अगर मान लीजिए कि ये तीन लोग ज्वाइंट प्रॉमिसर हैं, ए बी सी, डी क्या कर रहा है, डी केवल सी को कंपेल कर रहा है, पैसे मांग रहा है सी से, उसने पैसे तीनों लोगों को दिए हैं मिल करके, लेकिन वो पैसे की डिमांड केवल सी से कर रहा है। क्या ऐसा कर सकता है? यस, कर सकता है। तो प्रॉमिसी कैन कंपेल टू एनी ऑफ देम, उनमें से किसी को भी कर सकता है या सबको कर सकता है। तो प्रॉमिसी ज्वाइंट प्रॉमिसर में किसी एक को भी कंपेल कर सकता है या सबको मिल करके कंपेल कर सकता है। अब ज्वाइंट प्रॉमिस के केस में बेटा एक चीज समझना बहुत जरूरी है, यहां पर अगर देखा जाता है ना तो दो तरीके के प्रॉमिस होते हैं। कैसे? एक तो
जो इन तीनों लोगों ने मिल करके डी को किया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं, ध्यान समझना। ए बी सी इन तीन लोगों ने मिल करके डी को प्रॉमिस किया, तो एक प्रॉमिस तो ये हो गया। एक बेटा आता है इसमें इंप्लाइड प्रॉमिस। इंप्लाइड प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ? ए बी सी इन तीन लोगों ने मिलकर के डी को किया, तो पहला तो हो गया इनके बीच में, दूसरा इनका आपस में भी हो गया, दूसरा इनका आपस में भी एक प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि इन तीन लोगों ने मिल करके डी से 60,000 रुपए लिए, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपस में भी एक दूसरे को प्रॉमिस किया होगा कि भैया हम लोग मिल करके पैसा ले रहे हैं तो मिल करके पैसा वापस भी कर देंगे। ठीक, अब यहां पर इनके बीच में ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, अब मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि प्रोमिसी कैन कंपेल एनी ऑफ देम और ऑल, यानी कि प्रोमिसी किसी एक को भी कंपेल कर सकता है या सबको भी कंपेल कर सकता है। तो अब यहां पर मान लीजिए कि डी जो है वो सी को कंपेल कर रहा है, सी से पैसे मांग रहा है, तो क्या सी पूरे के पूरे पैसे अपनी जेब से देगा? नहीं। इनके बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, सी के पास में पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि इस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ये बी से 20,000 रुपए रिकवर करेगा, ए से 20,000 रुपए रिकवर करेगा, खुद के 20,000 रुपए लगाएगा और 60,000 रुपए डी को दे देगा। अगर डी तीनों को कंपेल कर रहा है तब तो कोई बात ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? और उस केस में तभी तो जब सी की डेथ होगी तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव 20 देगा, बाकी के 20-20 ये दोनों देंगे। मेरी बात सबको समझ में आई? अब दूसरा, अगर मान लो बाई चांस कि सी से कुछ लॉस हो गया, जैसे मान लीजिए कि सी इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक, अब पैसे तो सबको देने हैं, सी इंसॉल्वेंट हो गया और सी की एसेट से केवल 10,000 रुपए निकला, देने कितने थे? 20-20 देने थे। सी इंसॉल्वेंट हो गया और सी की एसेट से केवल 10,000 रुपए निकला, तो अब ये तो 10,000 रुपए का नुकसान है, तो क्या अब डी को केवल 50,000 रुपए मिलेंगे? 20-20 और 10 नहीं, ये जो 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है ना, ये इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अब ये देंगे 25, ये देंगे 25 और ये देंगे 10। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर किसी एक पार्टी से कोई भी लॉस हो रहा है, क्योंकि इन तीनों ने आपस में भी तो एक प्रॉमिस किया था कि भाई हम लोग मिल करके 60,000 रुपए देंगे, तो अब अगर ये इंसॉल्वेंट हो गए, इनके पास नुकसान हो गया, तो जितना यहां से लॉस हो रहा है उस लॉस को दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलिए एक बार थ्योरी पे देखते हैं। देखिए, तो लायबिलिटी जो है वो उनकी ज्वाइंट भी होगी और सेवरल भी होगी, यानी कि अलग अलग भी होगी। प्रोमिसी में कंपेल एनी वन और मोर ऑफ देम टू परफॉर्म, सेम वही चीज़ है जो मैंने बताई। द परफॉर्मिंग प्रोमिसर कैन रिकवर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर, बिल्कुल सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A, B and C jointly promise to pay 9,000 to D. D may compel any one of them, say A, to pay full rupees 9,000. डन है? अब देखो सेक्शन 44 क्या कहता है? रिलीज ऑफ वन ज्वाइंट प्रोमिसर। अब जैसे मान लो कि डी की सी से कोई पुरानी दोस्ती निकल आई, डी को पता ही नहीं था कि यार सी जो है वो मेरा दोस्त है, बाद में पता चला यार सी तो मेरा बचपन का दोस्त है, पुराने स्कूल में साथ में पढ़ते थे। तो डी ने सी को फोन किया, सी को बोला देखो तुम तीनों लोगों ने मिल करके पैसा लिया है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर केस नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें फोन करूंगा, ना ही तुमसे पैसा मांगूंगा, लेकिन मैं ए से और बी से पूरा पैसा रिकवर करूंगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पार्टी को लायबिलिटी से रिलीज कर दिया, एक पार्टी को लायबिलिटी से रिलीज कर दिया। अब ये ए से और बी से पैसा मांग रहे हैं, तो अब यहां पर कितना पैसा दिया जाएगा और कौन देगा? तो अब समझो, यहां पर मैंने आपको बताया ना, इन तीनों के बीच में एक इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ना। तो अब यहां पर डी ने भले ही सी को माफ कर दिया है, लेकिन सी की लायबिलिटी बी के लिए और ए के लिए तो बनती है ना। तो अब भले ही डी सी से पैसा ना मांगे, लेकिन ए और बी तो इससे पैसा मांग सकते हैं ना। तो अब ए और बी क्या करेंगे? अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लगाएंगे और सी से 20,000 रुपए रिकवर करके डी को 60,000 रुपए दे सकते हैं। तो और अगर प्रोमिसी किसी एक ज्वाइंट प्रोमिसर को माफ करता है या रिलीज करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे प्रोमिसर रिलीज हो गए। तो देखो एक बार, रिलीजिंग वन ज्वाइंट प्रोमिसर डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स फ्रॉम लायबिलिटी। देखिए, दी डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट राइट, सेक्शन 45। तो देखिए, अब यहां पर ज्वाइंट
राइट्स की बात करी जा रही है, यानी कि यहाँ पर ज्वाइंट प्रोमिसी की बात करी। ज्वाइंट प्रोमिसी के केस में ठीक उल्टा है। जैसे मिस्टर ए ने बी, सी और डी इनके साथ में ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये तीनों प्रोमिसी हो गए, यानी कि ज्वाइंट प्रोमिसी, यानी कि उल्टा हो गया। अब बी, सी, डी इन तीनों लोगों ने मिल करके ए को पैसे दिए, तो ए क्या हो गए, ए प्रोमिसर होगा, ये तीनों हो गए ज्वाइंट प्रोमिसी। अब देखिए, when two or more person are promises the rights to claim performance rest with all jointly, after death it goes to legal representative jointly। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। अगर इनमें से किसी एक की डेथ हो गई तो बाकी के दो लोग और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं, अदरवाइज तीनों मिल करके परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो देखिए, आज हम लोगों ने ज्वाइंट प्रॉमिस तक किया, ठीक है। तो यहां तक एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ज्वाइंट प्रॉमिस तक। इसके आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं और नेक्स्ट टर्न पर कोशिश करेंगे कि ये वाली शीट हम लोग कंप्लीट भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।